जय हिंद साथियों, मैं दिवाकर अजित आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जीके के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग का ये टेस्ट यानी कि 40 प्रश्नों का टेस्ट है। देखते हैं कि आप लोग इसमें कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। सभी लोग जो है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम होते हैं, सभी में जीके के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जो पहला प्रश्न है कि सिंधुवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, सिंधुवासी मिठास के लिए जो है शहद का, किसका प्रयोग करते थे? शहद का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको आंसर बताना होगा, और आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि कितने प्रश्न आपने सही कर किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? अघन्य यानी कि जिसकी हत्या नहीं की जा सकती हो। दोस्तों, इसका आंसर होगा गाय। गाय जो है अघन्य शब्द, गाय के लिए अघन्य प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर के द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 326 ईसा पूर्व। कब सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध जो है किसके साथ? पोरस के साथ। ध्यान रखेंगे किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ, झेलम नदी के तट पर। ठीक है, जो दोस्त पोरस आंसर किए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पाली ग्रंथियों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? दोस्तों, क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर जो होगा भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। ध्यान रखें, क्या कहा जाता था? भोजक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। ध्यान रखेंगे 16 महाजनपदों में से उज्जैन एक प्रमुख जनपद था जिसका प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक आपका हो जाएगा महापद्म नंद, और अंतिम शासक जो था धनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में सबसे पहला जो है विदेशी आक्रमण जो है किसके द्वारा? तो सिकंदर के द्वारा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ईरानियों दिया गया है, यानी कि यूरोपी पूछेगा, यूरोपीय, तब आपका सिकंदर होगा, लेकिन यहाँ पहला आपका। अगला प्रश्न है कि मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? तो मगध का शासक कौन था? तो उस समय मगध पर शासन था नंद वंश का, और शासक था धनानंद। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उस समय मगध का समकालीन शासक धनानंद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका चर्चा हम लोगों ने पिछले वाले प्रश्न में किया है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद था, और इसका संस्थापक महापद्म नंद। धनानंद को कौन हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर नंद वंश को समाप्त किया और मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली। उस समय जो है उसका प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सही आंसर जरूर टिक किए होंगे। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो तक्षशिला में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस सम्राट का नाम देवनाम प्रियदर्शी है? तो वो कौन सा सम्राट है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? तो वो आपका सम्राट होगा अशोक। अशोक को जो है अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, इसलिए इस कारण से जो है इसे बौद्ध होते हुए भी हिंदुत्व का प्रमाण मिलता है, क्योंकि उसने अपना नाम जो है नाम के साथ देवनाम प्रियदर्शी लगा रखा था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस कारण जो है बौद्ध धर्म का पालन करते हुए उसे हिंदुत्व का कहा जाता है? तो ये होगा सम्राट अशोक। ठीक है, कालिंग का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कालिंग का युद्ध जो है 261 BC 261 ईसा पूर्व अशोक के काल में हुआ था, गद्दी पे बैठने के 8 साल बाद। जिसके बाद इस युद्ध के बाद
सम्राट अशोक जो है युद्ध नीति को त्याग दिया, ठीक है, यानी भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति त्याग दी, ठीक है, कब 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन भारत का कौन सा शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो प्राचीन भारत का शासक जो अपने जीवन का अंतिम दिन में जो है आपका जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और उसकी मृत्यु श्रवण बेलगोला, कर्नाटक की श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा हो गई, ठीक है। तो कौन सा शासक? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी। तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसका नाम क्या था? पन्न। ध्यान रखेंगे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पन्न कहा जाता था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। दोस्तों अशोक का उत्तराधिकारी आपको बताना है, तो अशोक का उत्तराधिकारी हो जाएगा कुणाल, ठीक है। कौन होगा? कुणाल, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, यह प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे चाणक्य, ठीक है। और इसमें जो राजनीतिक से संबंधित जो है व्याख्यान आपको देखने को मिलेंगे। नाम है अर्थशास्त्र लेकिन यह राजनीतिक का पुस्तक है, ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य, और किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। पूछा गया किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे चाणक्य, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। ध्यान रखेंगे, तक्षशिला, नालंदा नहीं करेंगे, नालंदा जो है गुप्त काल में बना है, और तक्षशिला जो है ये 800 BC में निर्मित विश्वविद्यालय था, जो कि झेलम और चिनाब नदी के दोनों नदियों के तट पर अवस्थित है तक्षशिला, जो कि अब भारत में यह नहीं है, पाकिस्तान में है। भारत का पुराना विश्वविद्यालय पूछेगा तो अब नालंदा होगा, पहले जो है तक्षशिला, ठीक है, प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज ने जो है पुस्तिका लिखा है जो कि इंडिका है, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था मेगास्थनीज, ठीक है। और इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, और इसकी पुस्तक है इंडिका, और इसने जो है भारत के समाज को 7 वर्गों में इसी ने बांटा है। किसने? मेगास्थनीज ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित थी, यानी प्रयोग की गई है। तो अशोक के शिलालेख में सबसे अधिक जो भाषा प्रयोग की गई है वो है आपकी प्राकृत। ध्यान रखें, कौन सी भाषा? प्राकृत, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया। हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। और इसके खोजकर्ता जो है सबसे पहले दयाराम साहनी 1920-21, ठीक है। अगला है हड़प्पा वासियों की समाज की व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो हड़प्पा वासियों की समाज की व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो इसका मुख्य आधार हो जाएगा पारिवारिक, ठीक है, या जो है मातृसत्तात्मक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा वासियों का समाज किस प्रकार का था। तो हड़प्पा वासियों का समाज जो है किस प्रकार का, तो वही मातृसत्तात्मक समाज था हड़प्पा वासियों का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे। तो आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासियों के द्वारा टेराकोटा क्या कहता था? टेराकोटा। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान कहाँ से मिले हैं। तो बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान जो है ये चनहुद्रों से आपके मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चनहुद्रों से। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि चलन हड़प्पा के समय में था, यानी कि हड़प्पावासी किस खेल से संबंधित, यानी कौन सा खेल हड़प्पावासियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। तो शतरंज। शतरंज जो है यानी कि शतरंज हड़प्पावासियों के समय हड़प्पा में जो है खेला जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासियों ने किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे। तो पवित्र पक्षी हड़प्पावासियों का क्या था? तो फख्ता पक्षी का नाम था फख्ता। फख्ता पक्षी जो है हड़प्पावासियों का जो है प्रसिद्ध पक्षी यानी पवित्र पक्षी था, ठीक है। और पशु पूछे तो कुबर वाला बैल।
अगला प्रश्न है कि स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह भी जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। हड़प्पा से ही स्वास्तिक चिन्ह सबसे पहले मिले हैं। ठीक है कि कपास की उपज की पहली बार जानकारी आपका हड़प्पा सभ्यता से ही मिली है। कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से मिली है। अगला प्रश्न है कि कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे। तो कपास जो है, कपास हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है और इसको यूनानियों के द्वारा क्या कहा जाता था। तो यूनानियों के द्वारा इसे सिंडर, ध्यान रखेंगे, सिंडर कहा जाता था कपास को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था। तो खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि हल, उस समय भी हल था। ठीक है, तो हल का उस समय प्रयोग किया जाता था खेत की जुताई के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि संधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो संधव यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग, किसका प्रयोग करते थे। तो शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। तो हड़प्पा के समय व्यापार के लिए कौन सी प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी उस समय पैसे थे नहीं तो वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता है, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों को विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे यानी घरों और नगरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाई थी वो थी ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की मुख्य विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका सही आंसर होगा निकास प्रणाली। क्या थी? निकास प्रणाली। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है यानी कि निकास प्रणाली। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा लिपि में धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हड़प्पा की लिपि में आपको धर्म की जानकारी संधोकालीन मोहरों से, ठीक है, उसके मोहर पर जो है स्वास्तिक चिन्ह बनने का प्रतीक मिला है, तो जिस कारण से जो है उसके धर्म का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि चित्राक्षर लिपि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, तो इससे बोस्ट्रोफोदन लिपि भी कहा जाता है। बोस्ट्रोफोदन लिपि, ठीक है, बोस्ट्रोफोदन लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, यानी चित्राक्षर लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि या बोस्ट्रोफोदन लिपि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आज़ादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी स्थलों की खोज कहाँ हुई है। तो आज़ादी के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा स्थलों की खोज जो है वो आपकी गुजरात में, ध्यान रखेंगे, आज़ादी के बाद सबसे अधिक गुजरात में हड़प्पन स्थल खोजे गए हैं भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है त्रिस्तरीय था, तो वो हड़प्पा स्थल कौन सा था? धौलावीरा जो आपका हड़प्पा स्थल है वो त्रिस्तरीय था। कौन सा? तो धौलावीरा, ध्यान रखेंगे, धौलावीरा हड़प्पाकालीन स्थल त्रिस्तरीय था। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न, चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो चावल के उत्पादन के साक्ष्य आपके रंगपुर और लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रंगपुर और लोथल से। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और जो दोस्त अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका होमवर्क सीरीज का 5वां वीडियो आने वाला है, जिसे आप लोग जरूर देखिएगा। जो दोस्त बिहार दरोगा अन्य किसी भी कम्पिटेटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आपका होमवर्क सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है।